नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो पार्ट 11th है 12वीं फिजिक्स में चैप्टर 4 के विद्युत धारिता का, इसमें न्यूमेरिकल्स जो है संधारित्र के संयोजनों पर, श्रेणी संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पर। तो एक न्यूमेरिकल ये इस तरीके से है कि भाई 3 संधारित्र है, इनको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। आपको ज्ञात करना है प्रत्येक संधारित्र पर कितना कितना है, सब वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको पहले इसकी तुल्यधारिता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मान लो तुल्यधारिता कितनी है, C, और आप समझने के लिए याद रखोगे कि वो कहाँ लिखेंगे, अपन कहाँ लिखेंगे, इस बैटरी के लिए। अब ध्यान दो, तुल्यधारिता के लिए ये श्रेणी क्रम में हो गए, इनका श्रेणी क्रम का मान कितना हो गया 2, तो इनको हटा के 2 को लगा दिए। अब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो इनका दोनों का कितना हो गया 4। इस तरीके से अपने पास में ये फाइनल प्राप्त हुआ, मतलब तुल्य धारिता। अब बात हो रही है अपने आवेश की कि इस पर कितना होगा, इस पर कितना होगा। तो इन दोनों पर आवेश क्या होगा, बराबर होगा। वो क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में। और इस पर आवेश कितना होगा, इन दोनों पर कितना होगा, वो अपने को ज्ञात करना। तो इसके लिए पहले अपन कुल आवेश से वो ज्ञात कर लेंगे। कुल आवेश कहाँ होगा, यहाँ के लिए। तो यहाँ क्या क्या होगा, यहाँ एक तो होता है बैटरी की वोल्टेज, विभवांतर जो भी दिया गया वो, एक तुल्यधारिता और एक कुल आवेश। ठीक है, जैसे इनमें प्रवाहित धारा कहाँ से ली जाती है, बैटरी से ली जाती है। तो प्रवाहित कुल धारा या बैटरी से ली गई धारा कहाँ लिखते हैं अपन, यहाँ पर। तो उसी प्रकार से कुल आवेश को अपन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन अगर ये संधारित्र की धारिता की परिभाषा से C बराबर Q/V ज्ञात करना आवेश, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो ये वाला जो नियम अगर यहाँ लगाएं तो C मतलब यहाँ की धारिता, यहाँ की धारिता का मतलब तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता कितनी आई अपनी 4 माइक्रोफेड। इसका मतलब क्या हो गया 4 × 10⁻⁶ फेरेड MKS। और V यहाँ लगा रहे हैं नियम, तो यहाँ का वोल्टेज कितना 12, तो इंटू 12। तो ये तो Q है कुल आवेश, Q कितना है कुल आवेश। अब जैसे ये अगर एक ही संधारित्र होता तो आप कह देते कितना आवेश होगा, जितना ये आया वो 48। अगर 2 संधारित्र होते और दोनों श्रेणी क्रम में होते, जैसे मान लो ये एक संधारित्र और ये दूसरा संधारित्र, और ये इस तरीके से मान लो 2 ही लगे हुए होते हैं, और यहाँ आवेश का मान कितना प्राप्त किया 48 माइक्रोकूलम। तो ये श्रेणी क्रम में, तो इस पर भी 48 और इस पर भी 48। लेकिन यहाँ आवेश कितने हैं, आवेश नहीं, संधारित्र कितने हैं 3। तो इनके लिए अपन क्या करेंगे, इनके लिए इन दोनों को 1 कर लेंगे, मतलब तुल्य ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों का तुल्य कितना हो गया था 2 आया था। और ये इस तरीके से ये वाला जो डायग्राम अपने प्राप्त किया था, कौन सा, इन दोनों का 1 करके और ये नीचे वाला। ठीक है, इस तरीके से 2 संधारित्र अपने पास में है। पहले इन 2 के लिए निकाल लेंगे। तो इन 2 के लिए अगर अपन देखें तो दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो अब अपन ये वाला डायग्राम जो है B नंबर चित्र वो यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने ज्ञात पता है कि भाई बैटरी कितने वोल्टेज की दी गई है 12, कुल आवेश कितना है 48, यहाँ लिखा जाएगा। कुल धारिता या तुल्य धारिता कितनी है 4, तो जो भी है वो यहाँ लिखे जाएंगे, तुल्य धारिता, कुल आवेश और विभवांतर जो बैटरी का वो। अब इसके बाद में ये दोनों समांतर में, अगर श्रेणी में होते हैं ना ये, तो दोनों पर बराबर बराबर आवेश हो जाता है। कितना हो जाता है 48। लेकिन ये है किस में, समांतर में, तो इस पर अलग आवेश होगा, इस पर अलग। तो इस पर जो आवेश है उसको अपन ने क्या मान लिया Q1, और इस पर जो आवेश है उसको क्या मान लिया Q2 आवेश। ठीक है, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समांतर क्रम के लिए अपने को पता है कि विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ भी विभवांतर V होगा, यहाँ भी विभवांतर V होगा, और वो किसके बराबर होगा, यहाँ के विभवांतर के बराबर। यहाँ का विभवांतर कितना है 12। अब देखो आपको Q1 ज्ञात करना, Q2 ज्ञात करना। जब आपने ज्ञात किया Q मतलब कुल आवेश, तो कुल आवेश कहाँ एक्ट होता है, बैटरी पर। तो Q बराबर CV नियम कहाँ लगाया, बैटरी पर लगाया। अब आपको ज्ञात करना है Q1,
मतलब ये Q2 मतलब ये, तो इसके लिए आप Q बराबर CV यहाँ लगाएंगे और फिर यहाँ लगाएंगे। तो जब आप पहले के लिए लगाओगे तो C1 और क्या ये V और Q की जगह क्या है Q1, तो ये मान आ गया Q1 बराबर C1 की वैल्यू कितनी है इसकी 2 और V की वैल्यू कितनी होगी 12 और 24 माइक्रोकूलम। अब फिर से एक नियम दूसरे के लिए लगाना है, Q बराबर CV, तो Q की जगह क्या जाएगा Q2 और C की जगह क्या जाएगा, C की जगह C2, तो C की जगह C2 और V की जगह क्या रहेगा V रहेगा। C2 का मान कितना दे रखा 2, V का मान कितना होगा 12, तो 2 इंटू 12 24। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस पर जो आवेश कितना संचित है 24 माइक्रोकूलम, इस पर कितना है 24 में। अब जो न्यूमेरिकल जिस प्रकार से दे रखा था वो ऐसे नहीं था, वो तो क्या था इस तरीके से था, और यहाँ अपन ने क्या मान लिया था, क्या माना क्या था, ज्ञात किया था कि भाई 4 और 4 का तुल्य कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो अब देखो इस वाली ब्रांच में कितना आवेश है Q1, वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, इस ब्रांच में 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस ब्रांच में 2 संधारित्र दे रखे हैं, दोनों श्रेणी में आवेश क्या रहता है समान रहता है। इसका मतलब इस ब्रांच में जो आवेश है वो इस पहले में भी उतना ही होगा और दूसरे में भी उतना ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 माइक्रोफेरेड पर आवेश 24 और 4 माइक्रोफेरेड पर आवेश 24। अब यहाँ से ध्यान दो Q2 क्या है, Q2 है दूसरी ब्रांच पर आवेश, तो दूसरी ब्रांच पर आवेश कितना है 24 माइक्रोकूलम। तो दूसरी ब्रांच पर कौन सा संधारित्र है, ये एक ही संधारित्र है, तो इस 2 माइक्रोफेरेड पर कितना आवेश होगा 24 माइक्रोकूलम। तो ये तो न्यूमेरिकल था। तो ये जो न्यूमेरिकल है कि भाई आवेश ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ये हर किसी न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। जो परिपथ जिसमें अपन तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं ना, उनमें किसी में भी ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही विभवांतर भी पूछ सकता है, भाई यहाँ कितना विभवांतर होगा, यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना विभवांतर होगा। तो अगर अपन बात करें विभवांतर की, किसकी बात करें विभवांतर की, तो इस पर कितना विभवांतर होगा इस वाले पर, तो इस वाले पर विभवांतर देखो ये और ये किस क्रम में है, दोनों ब्रांच समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है समान होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर विभवांतर मतलब इस वाली ब्रांच पर और इस वाली ब्रांच पर विभवांतर समान है और वो किसके बराबर होगा 12 वोल्ट। तो आपको सीधा सीधा पूछे कि इस 2 माइक्रोफेरेड पर कितना विभवांतर है, तो कितना है 12 वोल्ट, कितना है 12 वोल्ट। अब इस ब्रांच पर विभवांतर है 12 वोल्ट, ठीक है, लेकिन इसमें 2 संधारित्र, वो किस क्रम में है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है अलग अलग होता है, क्या होता है अलग अलग। तो इस पर V1 मान लो और इस पर क्या मान लो V2, और फिर आप क्या नियम लगाओगे C बराबर Q बट्टा V और V बराबर क्या हो गया Q बट्टा C। Q आपने ज्ञात किया, यहाँ कितना आया 24, तो ये तो Q की वैल्यू हो गई 24 बट्टा C कितना है 4, तो कितना हो गया 6 वोल्ट V1 की वैल्यू। ऐसे ही V बराबर Q बट्टा C किसके लिए लगाओगे दूसरे के लिए, तो दूसरे पर कितना आवेश है 24, तो फिर से 24, C कितना है 4, तो 4 और कितना हो गया 6 वोल्ट। तो इस पर 6 वोल्ट, इस पर 6 वोल्ट, लेकिन इस पर कितना वोल्ट 12 वोल्ट, कितना वोल्ट 12 वोल्ट। तो ये पूछ सकता आपको किसके बाद में तुल्य धारिता के बाद में, या जैसे इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, सीधा क्या पूछ लिया आवेश, तो भी आपको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी तुल्य धारिता ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर विभवांतर वाला किसी के नहीं समझ में आया है तो विभवांतर का अपन अलग से न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा, फिर आप वो यहाँ भी अप्लाई करके करोगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगी चीज़। ठीक है, बुक में एक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में जो है ऑप्शनल क्वेश्चन, उसमें है 12 नंबर पर, तो ध्यान दो ये किस प्रकार से क्या पूछा है। इसमें आपको ये कोई परिपथ दिया गया है, ये जो धारिता है वो है 4.5 माइक्रोफेरेड, उसके बाद में 2 संधारित्र लगे हुए हैं जिनकी धारिताएं आपको दी गई है, और वो धारिताएं हैं
इसकी 3 माइक्रोफेड और इसकी जो धारिता है वो है 6 माइक्रोफेड और इसको जोड़ा गया है 12 वोल्ट की बैटरी से। और इसमें कहा गया है कि आप ज्ञात करो 4.5 माइक्रोफेड वाले संधारित्र पर विभवांतर। सिर्फ इसमें इतना पूछा गया है कि 4.5 माइक्रोफेड धारिता का जो संधारित्र है धारिता के संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हो सकता है विभवांतर इसमें पूछा जाए और किसी में पूछा जाए, तरीका क्या होगा, सबका एक ही होगा। आवेश भी पूछ सकता है कि या तो सब पर पूछ सकता है या किसी एक पर, जैसे इसमें एक पर ही विभवांतर पूछा है, सब पर भी पूछ सकता है। तीनों जो संधारित्र है तीनों पर या प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और इसकी तुल्य धारिता, यह सब पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान देना है कि क्या ज्ञात करना है, कौन से संधारित्र पर, इस वाले पर, इस पर क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। तो आपको देखो करना क्या है, कैसे कर सकते हैं वो चीज़ आप खुद सोचो पहले, तो वो मैं बता रहा हूँ। इधर ध्यान दो कि C बराबर क्या होता है, Q/V। आपको ज्ञात क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो V बराबर क्या हो गया, Q/C। कौन से संधारित्र पर, इस वाले संधारित्र पर, इसको मान लिया 1 पहला संधारित्र। तो ये पहले के लिए आप लगाओगे तो V1 बराबर Q1/C1 पहले के लिए हो गए, V1 बराबर Q1/C1। अब इसमें देखो, जब आपको ये ज्ञात करना है V1 तो क्या पता होना चाहिए, C1 पहले संधारित्र की धारिता। पहले संधारित्र की धारिता दे रखी है, क्या दे रखी है, 4.5 माइक्रोफेड। Q1 आपको पता होना चाहिए, तो Q1 क्या है, Q1 है पहले संधारित्र पर आवेश। तो पहले संधारित्र पर आवेश दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो जब तक पहले संधारित्र पर आवेश नहीं ज्ञात होगा तब तक आप V1 ज्ञात नहीं कर सकते। अब जैसे आप यहाँ से ट्राई करो कि भाई अपन आवेश ज्ञात कर लें पहले, तो फिर से C बराबर Q/V और Q बराबर क्या हो गया, CV। और पहले के लिए आप करो तो Q1, भाई Q1 ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो Q1 बराबर क्या हो गया, C1 V1। ठीक है, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, C1 तो दिया हुआ है लेकिन V1 पता होना चाहिए, तो बात वो वहीं पर आ गई। तो ये तो भाई नहीं हो सकता ऐसे। तो दोबारा से ध्यान दो, आपको पहले संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले संधारित्र पर आवेश, जो कि इस नियम से ज्ञात करेंगे तो सेम वही बात आ गई। तो ये तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो किस प्रकार से अपन पहले संधारित्र पर आवेश है वो ज्ञात कर सकते हैं, पहले संधारित्र पर आवेश ज्ञात। भाई यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या आ गई कि Q1 ज्ञात करना ही पड़ेगा और वो इस सूत्र में रखेंगे। ठीक है, और वो जो Q1 है वो ऐसे तो ज्ञात कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करते ही तो वो सेम बात आ गई। ठीक है, तो अब इस Q1 को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आप दोबारा से परिपथ पर ध्यान दो, दोबारा से परिपथ पर ध्यान दो। ये आपने पहला संधारित्र माना है। अब ये ऐसे इस तरीके से समझ में आ रहा है। अब आपको बताया कि यहाँ जितना आवेश होगा बैटरी से वो इस तरीके से ऐसे होगा, इसका मतलब सेम वही आवेश यहाँ जाएगा, सेम जाएगा ना। जैसे यहाँ 10 माइक्रोकुलाम है तो इसमें 4.5 वाले में कितना जाएगा, 10। यानी इसको आपने क्या मानना है, Q1। तो वो Q1 ज्ञात कैसे होगा, इस उत्तर से तो होगा नहीं। तो वो Q1 ज्ञात होगा यहाँ का आवेश ज्ञात करने से, यहाँ का आवेश। तो यहाँ का आवेश है वो कुल आवेश कितना मान लेते हैं अपन, Q, क्या मान लिया, Q। अब देखो जब आपको ये Q ज्ञात करना है, यहाँ के लिए क्या ज्ञात करना है, Q, वही क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए Q मतलब Q1 हो जाएगा। लेकिन अब ये Q कैसे ज्ञात करें, तो ज्ञात करने का तो भाई सूत्र तो यही है ना अपने पास में। तो फिर से देखो C बराबर Q/V और Q बराबर CV।
अब की बार ये नियम भाई यहाँ तो नहीं लगा सकते, कहाँ लगाएंगे अपन, यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ का क्यू ज्ञात करेंगे, वही क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर CV जब यहाँ अपन लगाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, V दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट, और क्या पता होना चाहिए C का मतलब यहाँ का C, यहाँ का C का मतलब क्या होता है तुल्य धारिता। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, तुल्य धारिता। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल जब आते हैं ना कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो या प्रत्येक संधारित्र पर क्या ज्ञात करो, विभवांतर, तब आप वहाँ 99% ये मान लो कि क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, तुल्य धारिता। और जो तुल्य धारिता होती है वो कहाँ एक्ट मानते हैं अपन, कहाँ मानते हैं, बैटरी पर मानते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दो यहाँ पे, इसके लिए अपन ये लगाएंगे, तो C बराबर Q/V से क्या हो गया, Q बराबर CV। ठीक है, C क्या है यहाँ पर, तुल्य धारिता, C क्या है, तुल्य धारिता। मतलब अगर आप C तुल्य धारिता लिख दिया तो इसका मतलब कहाँ लगाएंगे ये नियम, बैटरी पर। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता कि बैटरी के लिए भाई ऐसे नहीं लिख, थोड़ा सा ये अटपटा होता है कि बैटरी के लिए C बराबर Q/V से। ठीक है, तो आप यहाँ ऐसे दर्शा दो C बराबर तुल्य धारिता, ऐसे दर्शाते इसका मतलब होगा कि आप यहाँ लगाना नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इसमें Q तो आप ज्ञात कर रहे हो, सॉरी Q बराबर CV काम में लेंगे ना। अब V तो दिया हुआ है 12 वोल्ट, लेकिन C तुल्य धारिता दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, तो ये सूत्र बाद में लगाएंगे, पहले क्या ज्ञात करेंगे, तुल्य धारिता। तो ये बाद में लगाना है, पहले आप ज्ञात करो तुल्य धारिता। तो यहां लिख दिया, माना तुल्य धारिता कितनी है, C है। ठीक है, अब इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। बिल्कुल से एक सिंपल परिपथ दिया हुआ है और सरल कर सकते हैं। देखो ये किस क्रम में है, समांतर में, तो 3 और 6 समांतर में है ना, तो यहाँ कितना हो गया 9। तो आप ये बना सकते हो कि 4.5 माइक्रोफेड तो पहले वाला, और ये इनकी जगह कितना आ गया 9 माइक्रोफेड। और उसके बाद में ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। ठीक है, अब यहाँ से तुल्य धारिता कितनी आ गई, तो तुल्य धारिता कितनी मानी है, C। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1/C बराबर 1/C बराबर 1 बटा पहला कितना 4.5, दूसरा कितना है 9, तो 1/9। अब इसको सरल करो थोड़ा, कितना आ गया 9, और कितनी बार भाग गया 2 बार, 4.5 का कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, तो 2 + 1 3/9, तो 1/C 3/9 यानी 1/3। और C क्या है, तुल्य धारिता, भाई C क्या है, तुल्य धारिता। C बराबर कितना हो गया 3 माइक्रोफेड। आएगा समझ में, यहाँ तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है 4.5 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा 2 बार। अगर ऐसा नहीं पता चलता तो इनको अपन कैसे सरल कर सकते हैं, तो इसको अपन इस तरीके से सरल कर सकते हैं। देखो 1/45/10, ठीक है, प्लस 1/9, और फिर आगे वाला लाइन में ये वाली भिन्न कैसे हो जाएगी 10/45 1/9। अब लघुत्तम रेखीय करो, जब आपको नहीं पता हो ना कि भाई 4.5 का भाग 9 में 2 बार जाएगा, या फिर 4.5 और 9 का लघुत्तम कितना होगा 9। अगर इस तरीके से नहीं पता हो, बाई चांस ऐसी कोई संख्या आ जाए, तब उस स्थिति में ऐसे करेंगे सरल। ओके, अब आगे ध्यान दो, तुल्य धारिता ज्ञात होगी, C कितनी होगी 3 माइक्रोफेड। वो कहाँ एक्ट होती है, यहाँ पर। आपको क्या ज्ञात करना था, यहाँ का विभवांतर, इस संधारित्र पर विभवांतर। पहला संधारित्र मान लिया,
विभवांतर का सूत्र लगाएंगे, क्या इससे क्या सूत्र आ गया, V बराबर Q बटा C सूत्र आ गया। और पहले के लिए V1 बराबर Q1 बटा C1। C1 तो दिया हुआ पहले, संधारित्र की धारिता कितनी है 4.5, और आपको पता नहीं था क्या Q1, और वो Q1 पता कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं Q1 पता। तो वो Q1 क्या होगा, वो Q1 होगा ये जो आवेश यहाँ जितना आवेश है ना वही इसमें होगा, क्योंकि श्रेणी है ना ये। तो यहाँ का Q ज्ञात कर रहे हैं अपन, यहाँ का Q मतलब यहाँ का Q1 दोनों बराबर। तो ये जो Q है कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए यहाँ नियम लगाएंगे आप। तो यहाँ क्या नियम लगाएंगे, Q बराबर CV। जब आप यहाँ लगा रहे हो तो C क्या हो गई तुल्य धारिता, और V कितना है 12। तो Q बराबर हो गया C का मान कितना 3, C का मान कितना है 3 माइक्रोफेड है, तो 10 की पावर माइनस 6। और V यहाँ का V कितना है 12, तो इंटू 12, और Q का मान आ गया 36 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। और ये जो Q है वो कितना हो गया 36 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हो कि 4.5 माइक्रोफेड 4.5 माइक्रोफेड संधारित्र में आवेश कितना होगा 36 माइक्रो कूलाम। और याद रखने के लिए आप लिख सकते हो क्यों होगा, क्योंकि कौन सा क्रम है ये श्रेणी क्रम। भैया किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब उसके बाद में अगर और आगे, भाई ये तो अपना आंसर आ गया यहीं पे। ठीक है, अगर मान लो आपको ये प्रश्न का आगे और पूछता, आगे सॉरी ये तो आवेश है ना, पूछा क्या अपने को विभवांतर पूछा ना, क्या पूछा है यहाँ का विभवांतर पूछा है। 4.5 धारिता के संधारित्र पर विभवांतर। तो आपने यहाँ का क्या कर लिया, आवेश ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, आवेश। ठीक है, तो अब देखो 4.5 माइक्रोफेड संधारित्र पर विभवांतर, संधारित्र पर विभवांतर क्या सूत्र होगा, V बराबर Q बटा C। तो यहाँ क्या हो जाएगा V1 पहला है ना ये, V1 बराबर Q1 बटा C1। तो V1 बराबर Q1 की वैल्यू कितनी थी 36 माइक्रो कूलाम, तो 36 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। C1 का मान कितना है, कितना है C1 का मान 4.5 माइक्रो है ना, तो 10 की पावर माइनस 6। तो ये कितना हो गया, देखो 9 का बार कितनी बार जाता है 36 में 4 बार, कितनी बार जाता है 4 बार। तो 4.5 का कितनी बार जाएगा 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार। 9 का 4 बार जाएगा, तो 4.5 का 8 बार। तो ये आ गया V1 क्या आएगा मात्रक वोल्ट, क्या मात्रक आएगा वोल्ट, क्योंकि ये भी एमकेएस और ये भी एमकेएस। आया समझ में। तो ये तो अपने को यहाँ तक तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। मान लो अगर आपको पूछा गया है और, ठीक है, ये अपन इसमें एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन पूछा गया उससे आगे कर रहे हैं कि भी हो सकता है आपको पूछा जाए 3 माइक्रोफेड पर भी और 6 माइक्रोफेड पर भी क्या पूछा जाए विभवांतर। तो फिर से सूत्र क्या होगा Q बटा C, और जब आप यहाँ लगाओगे Q बटा C, फिर कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा Q बटा C। ठीक है, तो इसमें देखो Q का मान दिया हुआ है क्या आपको, इस वाले में Q का मान नहीं दे रखा ना, देखो ध्यान दो, आपको ज्ञात करना है यहाँ का विभवांतर। सूत्र क्या होगा Q बटा C, मतलब यहाँ का Q2। ठीक है, C2 तो दिया हुआ, Q2 इसमें कितना आवेश है वो नहीं पता। तो इस यहाँ कितना आवेश था, यहाँ आवेश था कितना 36 माइक्रो कूलाम, तो इसमें भी कितना हो गया 36 माइक्रो कूलाम। अब ये यहाँ तक 36 माइक्रो कूलाम है, लेकिन अब 36 माइक्रो कूलाम डिवाइड हो रहा है इस पर और इस पर। तो अपन ये नहीं कह सकते भाई इस पर भी 36 आएगा इस पर भी 36 आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है समांतर क्रम में। किस क्रम में है,
समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। मतलब कौन सा फॉर्मूला काम में लेना, कौन सा डायग्राम काम में लेना पड़ेगा, ये वाला। कौन सा काम में लेना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, जैसे आपने इसके लिए किया ना, जैसे आपने इसके लिए किया कि 4.5 माइक्रोफेड में इतना ही आवेश जाएगा। कितना आ जाएगा, 36, जो यहाँ है, यहाँ कितना है, 36 है ना, तो इसमें कितना जाएगा, 36। इसमें भी कितना होगा, 36 होगा ना, इसमें भी कितना होगा, 36। तो आप लिख सकते हो कि 9 माइक्रोफेड पर आवेश। कौन से चित्र में, तो यहाँ इसको बोल दिया चित्र बी। ठीक है, 9 माइक्रोफेड पर आवेश, इसको क्या मान लिया, क्यू डैश। क्या मान लिया, क्यू डैश। तो क्या सूत्र लगाओगे, क्यू बराबर क्या होता है, सीवी होता है। क्यू बराबर सीवी, तो क्यू डैश। अब देखो कितने पर, इस वाले पर ना, तो सी का मान कितना है, 9 इंटू वी, इंटू क्या होगा, वी। अब विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर तो अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं, इसमें विभवांतर तो अपन क्या करना चाह रहे हैं, ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये जो आवेश है वो कितना होगा, देखो यहाँ कितना आवेश है, 36 माइक्रोकूलम। इस पर भी कितना होगा, 36 माइक्रोकूलम। इस पर भी कितना होगा, 36। तो क्यू डैश तो अपन पता है ना, इससे कितना है, 36 माइक्रो में है ना, तो 36 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और v का मान कितना हो गया, या v डैश मान लो इसको ना, तो v डैश का मान कितना हो गया, 9 का भाग लगेगा, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और ये c है ना, ये 9 माइक्रो में है ना, किस में ये 9 माइक्रो है, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का भाग लगेगा, इसमें 4 आएगा, तो कितना वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट। कितना होगा, 4 वोल्ट। अब ध्यान दो, यहाँ इस पर कितना विभवांतर आया, कितना विभवांतर आया, 4 वोल्ट। मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ ना 9 माइक्रोफेड। 9 माइक्रोफेड कहाँ जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कितना है विभवांतर, कितना आया, 4 वोल्ट। तो अब ये 3 माइक्रोफेड इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस पर विभवांतर कितना होगा, 4। और ऐसे ही ये 6 माइक्रोफेड भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, और इन पॉइंटों के बीच में विभवांतर कितना, 4। तो फिर से इस पर भी विभवांतर कितना होगा, 4। तो इस पर कितना विभवांतर आया, 4। इस पर कितना आया, 4। और इस पर अपन ने ज्ञात किया कितना आया था, कितना आया था, 8। आया क्या समझ में ये। अब ये मत देख लेना भाई 4 4 8 8 16, जबकि यहाँ तो 12 ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है भाई, ये कितना आया अपना, 4 वोल्ट। कितना आया, सॉरी कितना आया, 8 वोल्ट आया ना। कितना वोल्ट आया पहले पर, पहले पर कितना आया, 8 वोल्ट। अब यहाँ कितना आया, 4 वोल्ट। यहाँ कितना आया, 4 वोल्ट। तो अब ऐसे में दौड़ने लग जाना कि भाई 8 4 12 4 16, जबकि यहाँ तो 12। तो ये सही है, ये गलत नहीं है। तब अपन कैसे देखते हैं भाई, ये 8 और इन पॉइंटों के बीच में कितना है, 4। कितना है, 4। भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना है, 8। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना है, 4। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। सही है, इस तरीके से। तो आप नीचे लिखोगे कि भाई 9 माइक्रोफेड पर कितना है, 4 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, 9 माइक्रोफेड कहाँ लगा हुआ है, 9 माइक्रोफेड यहाँ जैसे अपन लिख देंगे x और y, कहाँ लगा हुआ है, x व y के मध्य। यही है ना, x व y के मध्य है। अतः x व y के मध्य विभवांतर कितना होगा,
कितना होगा 4 वोल्ट होगा। कितना होगा 4 वोल्ट। अब देखो 3 माइक्रोफेड किसके मध्य जुड़ा हुआ है, 3 माइक्रोफेड एक्स व वाई के मध्य संयोजित है, संयोजित है या जुड़ा हुआ है। अतः 3 माइक्रोफेड पर विभवांतर कितना होगा 4 वोल्ट। इसी प्रकार ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 वाला भी इनके बीच में जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार 6 माइक्रोफेड पर विभवांतर कितना होगा 4 वोल्ट। ठीक है, और ये कंफ्यूज बिल्कुल से नहीं रखना कि भाई ये टोटल किसके बराबर होता है 12 वोल्ट के, और 12 वोल्ट के बराबर होता है, ये सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से मत जोड़ना कि 8 इनके बीच में हो गया, यहाँ पर 4 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया, 8 4 12 4 16। ये गलत है जोड़ने का तरीका। क्यों? क्योंकि इस संधारित्र पर विभवांतर का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कितना है 8 वोल्ट। इस संधारित्र का मतलब, इस संधारित्र का विभवांतर का मतलब इन दोनों पॉइंटों के बीच, और इसका मतलब भी इन दोनों पॉइंटों के बीच। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच कितना हो गया 4, तो 8 + 4, इक्वेशन सही है, कितना होगा 12। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल ही है अपना। वो जो न्यूमेरिकल, उस प्रकार के जो न्यूमेरिकल है उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है, तो वो अपन आगे प्रतिरोध वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। प्रतिरोध जो जब पढ़ेंगे ना तब जाके आगे प्रतिरोध के बाद में अपन पढ़ते हैं। और एक टॉपिक है वो है व्हाइट स्टोन सेतु, व्हाइट स्टोन सेतु या ब्रिज, व्हाइट स्टोन सेतु या व्हाइट स्टोन ब्रिज। और वो क्या है, किस प्रकार से, तो ध्यान दो। जैसे एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध और ये चौथा प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध 4। ये मान लिया P प्रतिरोध, ये Q, ये R, ये S, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। ये पॉजिटिव बैटरी के एक सिरे से, ये दूसरे सिरे से। तो इसको अपन बोलते हैं व्हाइट स्टोन सेतु। क्या बोलते हैं, व्हाइट स्टोन सेतु बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो A, B, ये C और ये D, इस भुजा के बीच में, इस भुजा के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है। गैल्वेनोमीटर क्या लगा हुआ होता है, गैल्वेनोमीटर, जिसको बोलते हैं धारा मापी। ठीक है, धारा मापी। अब दोबारा से व्हाइट स्टोन सेतु क्या होता है, तो कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल से। ये 4 प्रतिरोधों, कितने प्रतिरोधों 4 प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन है, जैसे यहाँ दर्शाया हुआ ना, इस प्रकार का संयोजन है। और इस वाली भुजा पर क्या लगा होता है, इस वाले भुजा के मध्य गैल्वेनोमीटर लगा। तब ऐसे प्रतिरोधों के संयोजन को अपन क्या कहते हैं, व्हाइट स्टोन सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट स्टोन। ये अपने 12th क्लास के सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में अपन वहाँ उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, क्योंकि इसके सिद्धांत पर अपने को यहाँ भी न्यूमेरिकल करने हैं। जैसे प्रतिरोध होते हैं ना संयोजित, वैसे अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, संधारित्र संयोजित हो रहे हैं। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल संधारित्र के लिए भी आते हैं, तो उसके लिए अपन थोड़ा सा इसको 10 मिनट के लिए पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दो, ये जो व्हाइट स्टोन सेतु है, इसमें होता है संतुलन की अवस्था। एक टॉपिक है संतुलन की अवस्था, व्हाइट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था। और वो क्या होती है, वो होती है कि इस वाली भुजा में धारा कितनी होनी चाहिए, 0। कितनी होनी चाहिए, 0। भाई इस भुजा में जो धारा है ना, इस भुजा को क्या मान लिया, धारा को क्या मान लिया, IG। तो संतुलन अवस्था का मतलब यही है कि IG का मान कितना होना चाहिए, 0। तो व्हाइट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था का मतलब क्या हो गया कि जिस भुजा में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, उसमें धारा कितनी होनी चाहिए, 0। अर्थात IG इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसे क्या कहते हैं, व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। और इसके लिए एक प्रतिबंध है,
इसके लिए क्या है, एक प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब शर्त, किसकी शर्त, कि कब IG 0 होगा, यानी कब व्हाइट स्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होगा। इसके लिए क्या है, एक प्रतिबंध, एक शर्त है, और वो शर्त क्या है, वो है P/Q बराबर R/S, ये वाली शर्त है। अब देखो PQRS क्या है, ये 4 प्रतिरोध। तो किस प्रकार से, ध्यान दो, P/Q ये वाली भुजाओं का अनुपात, R/S इन भुजाओं का अनुपात। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं वज्र गुणा करके, ये R यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं P/R बराबर Q/S, ऐसे एक ही बात है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। यह है व्हाइट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था का आवश्यक प्रतिबंध। तो दोबारा से, व्हाइट स्टोन सेतु इस प्रकार के 4 प्रतिरोधों का संयोजन, इस वाली भुजा पर गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या होता है, एक टॉपिक होता है, वो क्या है, संतुलन अवस्था। कब होता है व्हाइट स्टोन संतुलन अवस्था में, जब गैल्वेनोमीटर वाली भुजा में धारा कितनी होती है, 0, यानी IG का मान कितना होता है, 0। इसके लिए एक प्रतिबंध होता है, तभी ये IG का मान 0 होगा, यानी तभी ये किस अवस्था में होगा, संतुलन अवस्था में। तो इसको अपन डायरेक्टली क्या लिखते हैं, व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का आवश्यक प्रतिबंध, और वो क्या है, P/Q बराबर R/S या P/R बराबर Q/S। यहाँ से आप देख सकते हैं कि या तो इन दो का अनुपात किसके साथ, इनके साथ बराबर होना चाहिए, या इन दो का अनुपात किसके साथ, इनके साथ आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब संतुलन अवस्था में रहता है। यानी इस वाली भुजा में धारा नहीं बहती, इस वाली भुजा में धारा नहीं बहती, इसका मतलब इसमें कोई प्रतिरोध लगा हुआ है तो वो काम नहीं करेगा। भाई इसमें धारा नहीं बहती, अगर जब ये शर्त लागू हो जाएगी ना, तब इसमें धारा नहीं बहेगी, और इसमें धारा नहीं बहेगी, इसका मतलब इसमें प्रतिरोध जोड़ा गया वो काम नहीं करेगा, संधारित्र जोड़ा गया उसमें वो काम नहीं करेगा, उसको अपन न के बराबर मानेंगे, उसको गिनती में नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद में ये दो टॉपिक अपन ने पढ़ा है कि भाई इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं परिपथ सरल करने के, जैसे तुल्य प्रतिरोध का पूछा जाता है, और तुल्य अगर संधारित्र की बात होती है तो किसकी, तुल्य धारिता की। तो अभी एक न्यूमेरिकल इस पर अपन कर रहे हैं छोटा सा, और वो इस प्रकार से, ध्यान दो, ये वाला, ठीक है। तो ये व्हाइट स्टोन सेतु ही भाई उस तरीके से 4 प्रतिरोध है, उसी तरीके से क्या है, 4 प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध के लिए समझ लो या धारिता के लिए समझ लो। अभी अपन धारिता का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो धारिता के न्यूमेरिकल की बात करेंगे अपन। किसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे, धारिता की। तो यहाँ कोई संधारित्र है, यहाँ कोई संधारित्र है, यहाँ कोई संधारित्र है, यहाँ कोई संधारित्र है, ये 5 माइक्रोफेड, ये भी कितने का 5 माइक्रोफेड, ये भी 5 माइक्रोफेड, ये भी 5 माइक्रोफेड, ये भी 5 माइक्रोफेड। ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों व्हाइट स्टोन सेतु का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, व्हाइट। जैसे ये बिंदु ए मान लो, ये बी बिंदु, ये सी और ये डी। जैसे आपने सी को और डी को पकड़ के इस तरीके से, सी को ऊपर की तरफ, डी को नीचे की तरफ खींचा, तो कैसे संरचना बन जाएगी, किस प्रकार की बन जाएगी, ये वाली बनेगी या नहीं बनेगी, ये वाली संरचना। ये वाली संरचना बन जाएगी। कब, जैसे इस सी को और डी को, सी को ऊपर की तरफ, डी को नीचे की तरफ, सी को ऊपर की तरफ और डी को नीचे की तरफ खींचते, ये बन जाएगी ना। अगर ये और ये दोनों बराबर है, अगर ये व्हाइट स्टोन सेतु है तो ये भी क्या है, व्हाइट स्टोन सेतु। ध्यान रखना, या समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो, इनका अनुपात इसके बराबर हो तब क्या होता है, संतुलन अवस्था।
तो अब इसमें ये सी और ए, तो सी और ए इनके बीच कितना प्रतिरोध है 5। या फिर जैसे इसको आप मान लो इस तरीके से थोड़ा चेंज कर देते हैं, वैल्यू सही समझ में आ जाए, 5, 10 और 2 और 4 ऐसे मान लो। ठीक है, अलग अलग वैल्यू होगी तो समझ में सी आएगा ही। अब देखो ये यहाँ तो आएगा 5, यहाँ आएगा 2, ठीक है, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 4। क्यों? क्योंकि सी और डी को पकड़ कैसे किया आपने। ठीक है, तो अब ध्यान दो, सी और ए के बीच कितना है 5, सी और ए के बीच कितना लिखना है 5, सी और बी के बीच कितना है 2, कितना लिखना पड़ेगा 2, डी और ए के बीच कितना है 10, तो डी और ए के बीच कितना लिखना पड़ेगा 10, डी और बी के बीच में कितना है 4, तो डी और बी के बीच कितना लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा। इस तरीके से ये व्हाइट स्टोन सेतु है, तो ये भी क्या है व्हाइट स्टोन सेतु। तो आपको अभी अब ये नई चीज़ आपके लिए, तो अभी ये मैंने ऐसे करके समझाया, और आगे से आप 1-2 करोगे, इसको ध्यान में रखोगे, तो फिर आपको ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं, आपको तुरंत पता चल जाएगा ये क्या है व्हाइट स्टोन सेतु। अब इनका अनुपात देखो, 5/10 बराबर 2/4 है क्या बराबर, ये बराबर है क्या 1/2 1/2 बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। तब आप क्या कहोगे ये क्या है संतुलन अवस्था में है। किसमें है संतुलन अवस्था। इसका मतलब इस वाली भुजा में धारा नहीं बहेगी। कौन सी में नहीं बहती, इस वाली में है ना, इस वाली में कितना है 5, तो इसमें धारा नहीं बहती, इसका मतलब इसको हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे हटा देंगे। जैसे इसको हटाएंगे तो आप ये मान लो कि ये है ही नहीं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तब कैसा हो गया अपने पास में ये ए, और यहाँ पर 10, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 4 और ये भी सही है। ठीक है भाई, इसमें धारा नहीं बहेगी क्योंकि संतुलन अवस्था में ही। किस अवस्था में है संतुलन। अगर ये संतुलन अवस्था में नहीं होता ना, तो ऐसा न्यूमेरिकल अपन ने किया, तो पहले किया ना, ये स्विच क्या हो ऑन हो ऑफ हो ऐसे कुछ किया ना, तो उस तरीके से करना होता है। तो अब आगे ध्यान दो, ये दोनों किस क्रम में है श्रेणी में, ये दोनों किस क्रम में है श्रेणी में। ठीक है, तो अब इनका तुल्य प्रतिरोध, फिर इनका तुल्य प्रतिरोध। तो ये वैल्यू मैंने चेंज क्यों की है ऐसी, क्योंकि ये वाले में आपको समझ में आ जाए कि इसका यही रूप है, इसका यही रूप है। अब अपन वापस वैल्यू वही ले लेते हैं 5 5 5। क्यों ले रहे हैं वो, ताकि अपनी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए सरल हो जाए, कैलकुलेशन क्या हो जाए सरल हो जाए इसलिए। और वो समझने के लिए अपने को वो ऐसा चेंज वैल्यू करनी पड़ी थी, ताकि इससे पता चल जाए कि भाई ये चीज़ यही है। ठीक है, अभी एकदम से सरल हो इसलिए ऐसी न्यूमेरिकल ऐसी वैल्यू ली है अपनी। देखो इन 5 और 5 का, इन 5 और 5 किस क्रम में है श्रेणी क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध मान लो C1, तो 1/5 प्लस 1/5 2/5। C1 कितना हो गया, C1 कितना हो गया 5/2। ये दोनों किस क्रम में है श्रेणी में। तो फिर से 1/C2 बराबर 1/5 प्लस 1/5 2/5। C2 कितना हो गया 5/2। अब यहाँ 5/2 आ गया, यहाँ 5/2 आ गया, किस क्रम में हो गया समांतर क्रम में। तो तुल्य धारिता क्या हो गई जोड़ के 5/2 प्लस 5/2 बराबर कितना आएगा 5। 5/2 और 5/2 कितने होंगे 5 होंगे क्या, 5/2 और 5/2 कितने हो जाएंगे 5 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये तो था व्हाइट स्टोन सेतु। वास्तविकता में अपन समझते हैं तो ऐसा होता है, इस तरीके से है। तो यहाँ से आप ध्यान दे रहे हो, ये भी क्या है व्हाइट स्टोन सेतु है। ठीक है,
तो आज की क्लास में सब बस इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 12 में अपन आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के। इस चैप्टर में भी 2-3 डेरिवेशन और बाकी है। यह न्यूमेरिकल अपन ने इसलिए किए हैं इतने ज़्यादा क्योंकि परीक्षा में पूछने के चांस भी है इनके, और आपको आने भी चाहिए। भाई जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ऐसे परिपथों को सरल करना आपको आना भी चाहिए। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कौन से प्रतिरोध या संधारित्र श्रेणी में है और कौन से समांतर क्रम में। दूसरा, इतना ज़्यादा करने का एक और कारण ये भी है कि अपन